हेलो दोस्त लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 के मुख्य विषय ऑब्जेक्टिव। 10 गो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 के, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो हमारा होगा अगुणित। अगुणित नहीं होगा, हमारा हो जाएगा द्विगुणित, ये भी नहीं होगा। त्रिगुणित, हमारा जो भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है त्रिगुणित होती है। हमारे जो भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है जो त्रिगुणित है, क्योंकि हम एक पूर्ण युग्मक और दो मादा युग्मक से मिलकर बनता है, चूंकि 2 और 1 3 होता है, इसलिए हमारा जो भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या होगी वो त्रिगुणित हो जाएगी। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है एक परिपक्व आवृतबीजी भ्रूण कोश। एक परिपक्व आवृतबीजी भ्रूण कोश में केंद्रक कोशिकाओं की व्यवस्था होती है। मतलब एक परिपक्व आवृतबीजी भ्रूण कोश में केंद्रक कोशिकाओं की और व्यवस्था होती है, केंद्रक कोशिकाओं की व्यवस्था होती है। ये हमारा हो जाएगा 7 कोशिका और 8 केंद्रक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 कोशिका और 8 केंद्रक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 3 नंबर प्रश्न है परागकण का सबसे कठोर बाहरी आवरण एक्साइन। परागकण का हमारा जो 3 नंबर प्रश्न होकर है परागकण का सबसे कठोर बाहरी आवरण। परागकण का सबसे कठोर बाहरी आवरण एक्साइन किसका बना होता है? हमारे परागकण का सबसे बाहरी कठोर आवरण एक्साइन किसका बना होता है? पहला ऑप्शन है सेलुलोज, जो कि नहीं होगा। पेक्टिन भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्पोरोपोलिनिन। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्पोरोपोलिनिन। हमारा अगला क्वेश्चन 4 है परागकोश की वह परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। परागकोश की वह परत जो परागकणों को पोषण प्रदान करती है क्या कहलाता है? मतलब हमारे जो परागकोश की बाहरी परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग टेपिटम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेपिटम। क्योंकि परागकण के बाहर 3 परत होते हैं। हमारे परागकण के बाहर 3 गो परत होते हैं, जिसमें आखिरी परत होता है हमारा टेपिटम, जो हमारे परागकणों को पोषण प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निषेचन के बिना फल विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन के बिना फल विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक ऑप्शन है बहुभ्रूणता, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी निषेचन अनिषेक फलन, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर अनिषेक फलन। ये हमारा अनिषेक फलन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? निषेचन के बिना फल विकसित होता है। अनिषेक फलन में जो होता है निषेचन के बिना फल विकसित होता है इसे, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी अनिषेक फलन। हमारा प्रश्न 6 है दोहरा निषेचन किसकी एक विशिष्ट विशेषता है? दोहरा निषेचन किसकी एक विशिष्ट विशेषता है? हमारा सवाल इसमें दोहरा निषेचन नहीं होता है। ब्रायोफाइटा, ये भी हमारा नहीं होगा। आवृतबीजी, ये भी नहीं। हमारा अनावृतबीजी नहीं होगा। हमारा आवृतबीजी हो जाएगा राइट आंसर। हमारा आवृतबीजी डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। आवृतबीजी में दोहरा निषेचन होता है। आवृतबीजी में हमारा दोहरा निषेचन होता है, ये हमारा हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर आवृतबीजी।
तो प्रश्न संख्या 7 है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है क्या कहलाता है? बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है क्या कहलाता है? इसका तो बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। हाइलम वह स्थान है बीजांड वृत्त जहाँ जुड़ा होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। प्रश्न क्या है, सेव को एक आभासी फल क्यों माना जाता है? सेव को एक आभासी फल क्यों माना जाता है? हमारे प्रश्न के ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि यह पुष्पासन से विकसित होता है। क्योंकि यह पुष्पासन से विकसित होता है, यह हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सेव का मतलब पुष्पासन से विकसित होता है वो, क्योंकि इसमें ये जो होता है हमारा सेव पुष्पासन से विकसित होता है, इसमें बीज नहीं नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें बीज होता है, क्योंकि ज्यादा लोग सब लोग खाए होंगे तो देखे होंगे इसमें सेव में बीज पाया जाता है। प्रश्न क्या नाम है, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। इसका हमारा राइट आंसर है परागण। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। हमारा प्रश्न क्या दस है, वायु परागण सामान्यतः किसमें पाया जाता है? वायु परागण सामान्यतः किसमें पाया जाता है? इसका हमारा राइट आंसर है घासों में। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा घासों में। घासों में क्या पाया जाता है? वायु द्वारा परागण होता है। घास में वायु द्वारा परागण होता है, जिसे हम वायु परागण कहते हैं। ये थे हमारे चैप्टर 2 के 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा तथा अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।